आपको बैतूल से बता दें, बैतूल में खत्म हो गई है मासूम जिंदगी को बचाने की जिद्दोजहद और ये दुखद खबर कि मासूम तन्मय को बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें, तन्मय की जिंदगी के लिए 4 दिनों तक लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 85 घंटे तक मासूम की जिंदगी को बचाने की मुहिम चली, लेकिन आखिर में ये दुखद खबर सामने आई कि 85 घंटे बाद तन्मय वापस नहीं हमारे सामने आ सका। आपको बता दें, बैतूल जिला अस्पताल ले जाया गया है तन्मय का शव, और चिंता की बात यही थी क्योंकि 6 तारीख से ही मासूम तन्मय कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा था। 85 घंटे तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया गया, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आखिर में ये दुखद खबर कि तन्मय को नहीं बचाया जा सका। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बैतूल का हमारे सहयोगी शिखिल लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। और शिखिल, 85 घंटे बाद दुखद खबर जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मासूम तन्मय नहीं बच पाएगा। निश्चित तौर पर एक मासूम और मध्य प्रदेश में बोरवेल और जिम्मेदारों की लापरवाही का शिकार हुआ, दम तोड़ दिया। लगातार 85 घंटों तक 4 दिनों तक ये ऑपरेशन चला और पूरी आज जद्दोजहद की गई तन्मय को बचाने के लिए, लेकिन जो सोचा नहीं था वही हुआ। हालांकि यह एक आशा थी, एक कयास, एक आशा, एक भरपूर विश्वास लोगों में था कि भले ही 6 तारीख से तन्मय ने किसी प्रकार का रिस्पॉन्स ना किया हो, किसी प्रकार की हलचल ना दी हो, किसी प्रकार का खाया पिया ना हो, लेकिन ये माना जा रहा था, ये एक विश्वास माना जा रहा था कि बचा लिया जाएगा। लेकिन इसके उलट हुआ। लगभग 2 बजे से ही सुरंग के अंदर जो रेस्क्यू टीम थी वो पहुंची और पहुंचने के बाद ये सूचनाएं मिलना शुरू हो गई थी, हलचलें लगातार बढ़ गई थी। इसके बाद प्रशासनिक अमला जो घर मौके से रवानगी ले चुका था बैतूल के लिए, वो दोबारा आए, कलेक्टर एसपी दोबारा यहाँ पर पहुंचे और इसके बाद जो तन्मय है उसकी सुध ली गई। डॉक्टर्स ने पहले यहाँ देख लिया था और बता दिया था कि नहीं है। अब औपचारिकता एक होती है कि जिला अस्पताल लेके जाना है, तमाम चेकअप्स किए जाने हैं, हो सकता है वहाँ पर पोस्टमार्टम भी कराया जाए क्योंकि दुर्घटना हुई है, FIR दर्ज होनी है, तो निश्चित तौर पर एक पोस्टमार्टम भी कराया जा सकता है। बैतूल में ये पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में होगा और उसके बाद सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, एक माँ जो लगातार इस बात के लेकर गुहार लगाती रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आनी चाहिए। लगातार इस बात को कहते रहे परिवारजन कि कहीं ना कहीं इस पर जिम्मेदारों को हस्तक्षेप करना चाहिए, राजनीतिक रूप से भी जनप्रतिनिधियों को भी हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। लंबा वक्त ना गुजरे, पहले ही दिन के बाद से ये मांग लगातार उठने लगी थी। लेकिन जिस प्रकार से परिस्थितियां बनी और परिस्थितियां ये थी कि जो गड्ढे थे उसमें काफ़ी पत्थर, पानी की एकदम से अचानक से एक समस्या पैदा हो जाना, बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर यहाँ पर आ जाना, इतना ही नहीं। लेकिन अगर हम दूसरी ओर भी इस पहलू के पीछे जाएं तो दूसरी ओर ये बात खुद कल जो प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार पहुँचे और उन्होंने इस बात को साफ कह दिया कि प्लानिंग में कहीं ना कहीं खामियां थीं और ये प्लानिंग की खामियां आज भारी पड़ती हुई नज़र भी आई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अब सदमे में पूरा एक गांव है। मैं अभी भी गांव में ही मौजूद हूँ, मांडवी गांव में ही हूँ, और जो एक उत्साह हुआ करता था ग्रामीणों में वो आज एक उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रशासनिक और जो तमाम लोगों के लिए पूरा गांव एकजुट होता था। उनकी तमाम चीज़, खाने पीने से लेकर पूरी व्यवस्थाएं गांव निःशुल्क रूप से करता था। 300 के लगभग अमला लगा हुआ था और उतने लोगों का दोनों टाइम का खाना पीना और तमाम व्यवस्थाएं करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसी बात को लेकर उत्साहित रहते थे कि आज नहीं तो कल, कुछ देर बाद ही सही, तन्मय जो है वो बाहर हंसता खेलता निकलेगा। लेकिन ये तस्वीर जो है निश्चित तौर पर बड़ी चौंका देने वाली है। प्रशासनिक रूप की बात ना की जाए लेकिन ग्रामीणों की हम बातचीत करें, क्योंकि प्रशासनिक रूप से तो ये बात, रिस्पांस ना देने की बात तमाम लोगों को पहले से ही पता थी और हम भी लगातार अधिकारियों से सुन रहे थे और हम लोगों को भी बता रहे थे। लेकिन ग्रामीण जो है वो अभी भी ये पूरा एक वन अंचल का क्षेत्र है। लगभग मांडवी जो गाँव है
वहां से भी लगभग 8 किलोमीटर दूर एक जंगलों के बीच का एक क्षेत्र है, वहां पर है जो लगभग 4 गांव यहां से लगे हुए हैं। जो लोग जो है वो लगभग पूरी तरीके से कटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब नहीं है, जो अपनी खेती बाड़ी अपनों से मतलब रखते हैं उनको एक आस थी, वो लगभग जो 2 से 3 हज़ार परिवार है उनकी आस भी टूटी है आज। लेकिन देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही, खामियाजा भी इसको कहा जाएगा, क्योंकि प्लानिंग में बार बार फेरबदल जिस प्रकार से हुए, प्लानिंग के बाद जिस प्रकार से सुरंग बनाने में कई प्रकार के फेरबदल किए गए, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर पहले से ध्यान दिया जाना था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ घंटों पहले ही या सही या कुछ दिन पहले ही सही पूरा किया जा सकता था। कुछ ना कुछ संभावनाएं जो हैं वो बनती, क्योंकि संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ उलट हुआ और जिस प्रकार से जो कार्रवाई को अंजाम दिया जाना था वो कार्रवाई को वैसा अंजाम नहीं दिया जा सका। लगभग शुरू के अगर हम 2 दिनों की हम बातचीत करते हैं तो ऑपरेशन की काफ़ी धीमी गति भी हमको दिखाई दी। और अगर हम कल की बातचीत करें तो कल विशेषकर जो ऑपरेशन चला है उस पर तो खुद प्रभारी मंत्री जैसे ही आए उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि ऑपरेशन की गति जो है वो लगातार धीमी चल रही है। एक्सपर्टों की भी खासी कमी इस पूरे ऑपरेशन में दिखाई दी। लेकिन ये एक तमाम मसले हैं, तमाम बातें हैं, ये होती रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिंदगी को बचाने के लिए जो पूरी एक जद्दोजहद की गई इतने लगातार घंटों से, वो जिंदगी हार गई। बिल्कुल शकील, हम सभी को उम्मीद थी, यही आस थी कि जब भी हम आपसे अपडेट लेंगे तो एक सुखद तस्वीर हमारे सामने आएगी, खुश खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि मासूम तन्मय सकुशल बाहर आया है। लेकिन बेहद दुखद खबर, और आज उस खबर के साथ दिन की शुरुआत हुई है। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शकील। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों की तरफ और बात कर लेते हैं रेलवे की, क्योंकि रेलवे के दोहरे रवैये से एसईसीआर के रेल यात्री परेशान हैं। बिगड़ी हुई एसईसीआर जोन की पैसेंजर ट्रेनों की चाल है। कोयला परिवहन और मेंटेनेंस के नाम पर ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द किया जा रहा है और वहीं यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी से भी परेशान चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 से 8 घंटे की देरी से चल रही है लंबी दूरी की ट्रेनें, और ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों की जो दूसरी कनेक्टिंग ट्रेनें हैं वो छूट जा रही है। कोरोना काल के बाद अब तक हालात नहीं सुधरे हैं। सेक्शन में काम और मौसम की वजह से ट्रेनें लेट हुई हैं। तो वहीं इतवारी, इंटरसिटी, शिवनाथ, सारनाथ, अमरकंटक, उत्कल, टीटलागढ़ पैसेंजर के साथ हमसफर और जनशताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। तो बुढ़ार जाना है, गाड़ी इतनी लेट हो गई है कि खुद परेशान है इस चक्कर में। अब हमको जाना है कुछ टाइम पहुंच नहीं पा रहे हैं हम लोग। अब यात्री बहुत परेशानी हो रही है सब चीज़ों पर। दूर के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, सो बहुत दिक्कत हो रही है अभी ट्रैवलिंग करने में। डेली के एक ट्रेन 2 ट्रेन में नहीं है, रोज़ हर एक ट्रेन में यही प्रॉब्लम हो रही है। क्या ये लोग तो बोल रहे हैं कि सारा ट्रेन एक्चुअल टाइम पे चल रही है करके, बट रियली में हो नहीं रहा है सर। समयबद्धता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की प्राथमिकता है, क्योंकि इसमें यात्री सुविधाएं जुड़ी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि विगत कुछ दिनों में ट्रेनें लेट चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे चीज़ें सही होती गई और ट्रेनों भी अब समय पर चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ट्रेनें समय पर चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बिलासपुर का हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बार बार उसी खबर के साथ हम आपसे लाइव जुड़ते हैं कि आज एक बार फिर से जो यात्री ट्रेनें हैं प्रभावित है, आज रद्द हो रही हैं, एक बार फिर से वही सब। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर एसईसीआर का ये दोहरा रवैया क्यों? ना सिर्फ ट्रेनें लेट हो रही हैं बल्कि लगातार ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा रेल यात्री परेशान है, लेकिन एसईसीआर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। मालगाड़ियों का, दूसरी यातायात चीजों का बढ़िया से परिवहन होता है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए ये एसईसीआर का दोहरा रवैया ही है, क्योंकि एक तरफ आप सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की पहल कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो ट्रेनें आपकी सामान्य तौर पर चलती हैं उसको भी आप पंक्चुअलिटी के साथ नहीं चला पाते हैं, समयबद्धता के साथ नहीं चला पाते हैं। सुबह की ट्रेन आपकी दोपहर को आती है, दोपहर की ट्रेन आपको रात को आती है। लगभग 3 से 8-8 घंटे, 10-10 घंटे यहाँ पर ट्रेनें लेट चल रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, माना जाता है जिन ट्रेनों को कि वो समयबद्धता के साथ चलती हैं, चाहे जनशताब्दी की हम बात करें, हमसफर की बात करें, उत्कल की बात करें, शिवनाथ, इंटरसिटी, तमाम ऐसी ट्रेनें हैं। ये एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। माना जाता है कि इन ट्रेनों को पंक्चुअलिटी के साथ चलाया जाएगा, लेकिन ये ट्रेनें भी यहाँ पर 7 से 8 घंटे लेट चल रही हैं। ऐसे में समझ सकते हैं कि जो रेल यात्री हैं वो कितने खासे परेशान होते हैं। एक तो महंगा किराया भी उन्हें देना पड़ता है, उसके बावजूद अगर बात करें तो समयबद्धता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है। उनकी ट्रेनें मिस हो रही हैं, जो कनेक्टिंग ट्रेनें हैं
वो छूट जाती है, बीच रास्ते में ही उनको अपना जो यात्रा का प्लान है वो कैंसिल करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो यात्रियों पर यहाँ पर दोहरी मार अगर कहें तो रेल यात्रियों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ये रवैया रेलवे का अभी से नहीं है आकांक्षा, क्योंकि हमने देखा है लगभग, अब बात करें तो लगभग साल 1.5 साल बीत गए हैं, लगातार ट्रेनों को रद्द किया जाता है। कभी कोयले के नाम पर ट्रेनें रद्द रहती हैं, कभी अधोसंरचना विकास के, कभी मेंटेनेंस के नाम पर, कभी इन्हीं वजहों से ट्रेनों को लेट बताया जाता है कि ट्रेनें इस वजह से लेट चल रही है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। लेकिन आप कहाँ मेंटेनेंस कर रहे हैं? अगर मेंटेनेंस कर भी रहे हैं तो फिर ट्रेनों का परिचालन समय पर क्यों नहीं हो रहा है? एक बड़ा सवाल यहाँ पर लगातार हम उठाते रहे और रेलवे के अधिकारियों से भी पूछते रहे। हालांकि रेलवे के अधिकारी हर बार अपना रटा रुटाया जो बयान है वही यहाँ पर देते हैं कि प्रयास किया जा रहा है, ट्रेनों को समय पर चलाया जाएगा, पंक्चुअलिटी के साथ चलाया जाएगा। लेकिन देखने में आता है कि ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं, चाहे वो एक्सप्रेस ट्रेनें हो, चाहे पैसेंजर मेमू ट्रेनें हो। पैसेंजर मेमू ट्रेनों की स्थिति तो यह है कि उनको घंटों अगर बात करें तो कहीं पर भी खड़ा कर दिया जा रहा है, मालगाड़ियों को गुजारा जाता है, एक्सप्रेस ट्रेनें खड़ी रहती हैं, मालगाड़ियां आगे निकल जाती हैं। तो लगातार ये देखने में आ रहा है कि रेलवे का जो पूरा फोकस है वो मालगाड़ियों के परिचालन पर है, यात्री सुविधाओं पर बिल्कुल भी रेलवे यहाँ पर फोकस करता नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार ये यात्री भी सवाल खड़े कर रहे हैं, यात्री भी पूछ रहे हैं कि आखिर ट्रेनों की स्थिति जब है वो कब सामान्य होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कल फिर एक आदेश जारी किया गया जिसमें दघोरी स्टेशन में फोर्थ लाइन कनेक्टिविटी का काम होना है, जिसके कारण 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले भी रेलवे ने आदेश निकाला था, अलग अलग स्टेशन की कई ट्रेनें रद्द हुई थी। लगातार ये आदेश निकलता है कि ये ट्रेनें लेट से चलेंगी, कुछ ट्रेनें देर से छूटेंगी। कल भी जिस तरह से आदेश निकला है 8 ट्रेनों को यहाँ पर विलंब से छोड़ने का आदेश जारी किया गया। मतलब समझा जा सकता है कि अपने डिपार्चर से ही अगर टाइम अगर लेट से अगर ट्रेनें छूट रही हैं तो निश्चित तौर पर वो ट्रेनें आगे चल के और लेट होंगी। तो यही स्थिति अमूमन रोज यहाँ पर देखने को मिलती है। तमाम जितने भी एससीसीआर की ट्रेनें चल रही हैं वो अधिकांश ट्रेनें अगर बात करें तो लेट चलती हैं। और यात्रियों से जिस तरह से हम लगातार मुखातिब होते हैं, यात्रियों से बात करते हैं, यात्रियों का कहना है कि जिस तरह से ट्रेनें लेट होती हैं, उनकी जो कनेक्टिंग ट्रेनें होती हैं वो छूट जा रही हैं। उनका और इस मुसीबत से हम भी 2-4 हो रहे हैं। हम भी जब ऑफिस पहुंचना होता है, हम छुट्टियां बिता करके लौट रहे होते हैं तो हमें भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो कनेक्टिंग रूट की ट्रेनें हैं हम उसे पकड़ ही नहीं पाते हैं, जबकि उसका रिजर्वेशन हमारा पहले से ही होता है। ट्रेनें इतनी लेट चल रही होती है, मोटी रकम देते रहे हैं हम, रिजर्वेशन होता है, बाद में ट्रेनें कैंसिल हो जाती, तो तमाम तरह की मुश्किलों का सामना रेल यात्रियों को करना पड़ रहा है। मालगाड़ियां बकायदा उनका परिचालन हो रहा है, लेकिन आम जनता से जुड़ी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए जितेंद्र। और बात करेंगे दमोह की। दमोह धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार किया है। आरोपी फ्लिप्सन और बिज्जू को मारूताल इलाके में देखा गया था। दोनों शहर छोड़कर भागने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी की और दोनों को पकड़ लिया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि धर्म परिवर्तन का मामला देहात थाना क्षेत्र के मड़ाहार का है, जहां पर एक दलित परिवार के साथ प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। साथ ही उनकी नाबालिग बच्चियों से चर्च के पास्टर पर छेड़छाड़ का आरोप भी है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की। मामले में 8 पर पॉस्को एक्ट और जेजे एक्ट समेत धर्म परिवर्तन की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस बाकी आरोपियों की भी तलाश कर रही है। आपको यह भी बता दें कि मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया था और एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने पुलिस पर आरोपियों का सहयोग करने का भी आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा में अग्रणी रायपुर के एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल के छात्र अहमदाबाद के स्टडी टूर से लौटे हैं और स्कूल के 81 छात्रों ने 6 शिक्षकों के साथ अहमदाबाद में एजुकेशनल टूर किया। इस दौरान उन्होंने साइंस सिटी, आईआईटी गांधीनगर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी को देखा। एजुकेशनल टूर से वापस लौटे बच्चों ने बताया कि टूर के दौरान कई वैज्ञानिकों से भी वो मिले। उन्होंने जाना कि लाइफ की हर चीज साइंस से किस तरह जुड़ी हुई है। गांधीनगर लर्निंग सेंटर में भी बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। बच्चों ने साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स को लेकर मॉडल्स भी बनाए। सैटेलाइट किस तरह के और कितने प्रकार के होते हैं इसे भी देखा। बच्चों के साथ ही शिक्षकों ने भी बहुत कुछ सीखा। बच्चों ने बताया कि जो चीजें किताबों में पढ़ाई जाती है उनको सामने से उन्होंने देखा। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इन बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप करना, और इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था 9 दिन के लिए, जिसमें बच्चे इसरो गए, आईआईटी गांधीनगर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमने वहाँ पे बेसिकली ये सीखा कि हर चीज़ जो भी नॉर्मल लाइफ में होती है सब में साइंस होता है।
एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती है वो हम लोग स्ट्रॉ से बनाए। हम लोग गए थे IIT गांधीनगर, वहाँ पर हमारा 2 days का था प्रोग्राम एंड देयर वी डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ अदर देन जस्ट थियोरेटिकल थिंग्स। जब हम सब इसरो ट्रिप पे गए, अहमदाबाद ट्रिप पे गए, तो हर चीज़ प्रैक्टिकल दिखने लगी और बहुत मज़ा आया। भले ही आप साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वो स्टूडेंट हो तो आप ये ट्रिप नहीं जा सकते, बिकॉज नॉलेज हर चीज़ में होता है, आपको गेन करना चाहिए। ट्रिप में बहुत मज़ा आया और फ़ायदे के मामले में तो हमें साइंस में सीखने से साइंस में भी हमने सीखा काफ़ी कुछ, और साइंस के अलावा भी हमने मैनेजमेंट वगैरह के बारे में सीखा। मज़ा तो बहुत आया, बट कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जो हम घर बैठ के तो नहीं सीख पाते हैं, और नए नए साइंटिस्ट से मिलके हमने मतलब ऐसी चीज़ें जानी जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। सिंगर कैलाश खेर इंदौर में रहे, जहां उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ सेल्फी क्लिक की और उनके साथ वीडियो भी बनाए। कैलाश खेर ने वीडियो में कहा कि अगर इंदौर नंबर 1 पर है तो स्वच्छता में है, तो उसका श्रेय जाता है हमारे सफाई कर्मियों को। कैलाश खेर ने कहा कि सफाई कर्मी सच्चे पराक्रमी हैं। दुनिया में स्वच्छ मन जिनके होते हैं तो उनके तन भी स्वच्छ होते हैं, उनके शहर भी, उनके घर भी, उनके परिवार भी, उनके हर कर्म में स्वच्छता दिखती है। तो इंदौर के वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि लगातार 6वीं बार इंदौर नंबर 1 पे आया है। खरगोन में एक भाई के प्रति बड़ी बहन का अटूट प्रेम देखने को मिला, जहां अपने छोटे भाई की दोनों किडनी खराब हो जाने के बाद उसकी जान बचाने के लिए बड़ी बहन ने किडनी दान दी, लेकिन अभी भी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे के इंतजाम नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें, पीड़ित भीम सिंह के पिता ने बेटे के इलाज के लिए अपना आधा एकड़ खेत बेच दिया था। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं खरगोन जिला प्रशासन भी इस परिवार की मदद के लिए आगे आया है। किडनी दान करने के प्रमाण पत्र पर साइन कराने बहन अपनी माता पिता और भाई भाभी के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम ने भी परिवार को मदद दिलाने का भरोसा दिया। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 9 से 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जब बात सामने आई तो परिवार ने एकमात्र जीवन का सहारा आधा एकड़ जमीन औने पौने दाम में बेच दी। उसके बाद 4 से 5 लाख की व्यवस्था हो पाई। अब परिवार के सामने 5 लाख और जुटाने की समस्या खड़ी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस से लेकर आरएसएस तक आदिवासियों को आकर्षित करने में इस वक्त जुटे हुए हैं, और इसी लिहाज से संघ का अनुसांगिक संगठन वनवासी कल्याण परिषद छात्रों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए मदद करेगा। भोपाल में पढ़ाई के लिए आने वाले आदिवासी वर्ग के स्टूडेंट को रहने के लिए आरएसएस ने अत्याधुनिक हॉस्टल बनवाए हैं। राजधानी के MP नगर स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में यह हॉस्टल CSR फंड से तैयार कराया गया है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 दिसंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। वनवासी कल्याण आश्रम के हॉस्टल में 60 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के रोजगार स्वरोजगार प्लान पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। रोजगार जो होता है वो उद्योग से होता है, लघु उद्योग से होता है, व्यापार से होता है। संघ और अनुषंगिक संगठनों का, वनवासी कल्याण परिषद का, अन्य हमारे स्वावलंबी आंदोलन का, इन सब का उद्देश्य और एक इस प्रकार का हमारा कार्य है जिसको लेकर के समाज के बीच में हम एक अच्छा वातावरण निर्मित करना चाहते हैं। 2023 के चुनाव को देखते हुए भाजपा, उनके अनुवांशिक संगठन RSS सभी वनवासी और आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाने के लिए झूठी बातें, झूठी योजनाएं फैला रहे हैं। साल 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 7 सीट ही जीत पाई थी, और तब कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता ग्वालियर चंबल से ही होकर निकला था। लिहाजा ग्वालियर चंबल अंचल पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है, और इसी सिलसिले में ग्वालियर में बीजेपी की अहम बैठक हुई। पैकेज देखिए। आज ग्वालियर में बीजेपी ने मिशन 2023 को लेकर मैराथन मंथन किया, जिसमें सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में ग्वालियर चंबल के नेताओं से एक एक कर बातचीत कर रायशुमारी की गई है। और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के काम के लिए, काम के विस्तार के लिए, काम के सुदृढ़ीकरण के लिए हमेशा अपने इस प्रकार की बैठकों के माध्यम से अपना काम करते हैं। मिशन चंबल के लिए सिंधिया के समर्थकों को भी साधा जाना जरूरी है, और इसी आधार पर बीजेपी नए सिरे से रणनीति बना रही है। तो कांग्रेस को 2018 की तरह ग्वालियर चंबल में जीत की उम्मीद है। नगर निगम में भी प्लानिंग करी, चंबल को लेकर क्या हुआ, मुरैना का महापौर हार गए, ग्वालियर का महापौर हार गए, तो इसलिए वो प्लानिंग कुछ नहीं है। वो तो जो स्थिति है वो बैठक किसके लिए हो रही है सबको मालूम है।
भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य के लिए जानी जाती है, जिस काम के लिए जानी जाती है, उसके लिए बैठक हो रही है। 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल में बीजेपी को निराशा हाथ लगी थी, इसीलिए 2023 को लेकर बीजेपी एक नई रणनीति के साथ काम कर रही है। देखना होगा कि बीजेपी की रणनीति कितनी सफल हो पाती है। और इसी के साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। नमस्कार।